लीडरशिप का हम ट्रेड यूनियन का हम टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें हमारे पास है सेंट्रल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। जो ट्रेड यूनियन की संस्थान हमारी इकॉनमी में बनी हुई हैं वो कौन कौन सी बनी हुई है, जो पहले से जो आज के टाइम में भी हमारे पास हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रही इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये जो संस्था है 1947 में बनी थी। मिस्टर नेहरू जो कांग्रेस पार्टी के जो करता थे उनकी निगरानी की हेठ ही ये ट्रेड यूनियन की संस्था बनी थी। ये 1947 में। हाँ जी, हाँ जी, नेहरू एंड मिस्टर पटेल इन दोनों इन्वॉल्व थे इस संस्था को बनाने के पीछे। ये जो ट्रेड यूनियन बनाई गई थी लेबर के वेलफेयर के लिए ही बनाई गई थी। इसके बाद बनी थी AH इंडिया ट्रेड यूनियंस। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं ऑल इंडिया हिंदू ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये 1920 में बनी थी ब्रिटिश ट्रेड यूनियन के अकॉर्डिंग। जिस टाइम पे ब्रिटिश पार्टी हमारी इकोनॉमी में थी उस टाइम पे बनी थी। ये जो ट्रेड यूनियन बनी थी वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब, इसमें स्ट्रॉन्ग मेन पर्सन से जो मेंबर बने थे वो इसके कंटिन्यूली हमारे स्टेट के मेंबर उसमें थे। फिर भारतीय मजदूर संघ, जिसको संघ या फिर संघ सभा भी बोल सकते हैं, भारतीय मजदूर संघ सभा। ये जो कम संस्था बनी थी लास्ट फ्यू वर्ष, कुछ पहले साल पहलों की बात हुई है। आज के टाइम में हम देखते हैं कि हिंदू मजदूर सभा या फिर भारतीय मजदूर सभा, आप शायद सुनते भी होंगे इसके बारे में, ये चली आ रही है। उसके बाद हिंदू मजदूर संघ, ये 1981 में सोशलिस्ट जो हमारे पास पीछे काम इंडियन नेशनल कांग्रेस थी या फिर अखिल भारतीय संघ था, इनको इन्वॉल्व करके इकट्ठी आज के टाइम में चल रही है। हमारे पास हिंदू मजदूर संघ चल रहा है, वो आज के टाइम में मतलब चल रही है। 1981 में बनी थी यूनाइटेड ट्रेड यूनियंस कांग्रेस। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन जितना भी कांग्रेस के टाइम का नाम आ रहा है उसमें 1947 या फिर 1949 के टाइम में ये संस्थान बने हुए। फिर हमारे पास आता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ यूनियंस। यूनियंस का हमें पता कैसे चलता है कि यूनियन के मेंबर हैं या फिर कोई संस्था बनी हुई है। इसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट लिखा कि जो भी ट्रेड यूनियन बनेगी उसको कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाना होगा। उसमें कुछ कंडीशन लिखी हुई है। सबसे पहले लिखा होगा कि मस्ट हैव एटलीस्ट 15% ऑफ वर्कर एज मेंबर। जब भी कोई ट्रेड यूनियन बनेगी उसमें जो मेंबर्स बनते हैं, जो भी मान लो कोई टॉप के पर्सन बन रहे हैं, उसमें 15% वर्कर होने चाहिए, तब ट्रेड यूनियन कोई रजिस्टर्ड हो सकती है। आप बोलोगे हमने ट्रेड यूनियन बना ली, हम में से साथ में कोई पर्सन जो मेन मेंबर हैं उसमें कोई वर्कर है ही नहीं, तो ट्रेड यूनियन नहीं मानी जाएगी। उसके बाद जो भी यूनियन में रिप्रेजेंटेटिव होगा मेंबर, उसके बाद 25% ऑफ शेयर्स, हम जैसे बोल सकते हैं 25% ऑफ वर्कर्स होंगे। मेंबरशिप में कम से कम 25% होनी चाहिए। अगर मान लीजिए सभी वर्कर काम कर रहे हैं मिलकर किसी कंपनी में बना रहे हैं तो 25% का कंडीशंस हैं कि वर्कर 25% हो रहे हैं तब भी काम चलेगा, अगर आप रिप्रेजेंटेटिव बेस पे चलते हैं। उसके बाद आते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं, एक तो ट्रेड यूनियन होगी सिंपल, इसमें 15% हो गया। रिप्रेजेंटेटिव होगा किसी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लीजिए हम बोलें कि सौभाग्य इंडस्ट्री में ट्रेड यूनियन बन रही है तो कम से कम 25% जो वर्कर सौभाग्य इंडस्ट्री के होने चाहिए, तब वो रिप्रेजेंटेटिव किसी कंपनी के ट्रेड यूनियन हो सकती है। इफ़ देयर आर मल्टीपल यूनियन इन इंडस्ट्री, अगर किसी एक इंडस्ट्री में एक से ज़्यादा यूनियंस बन रही हैं, लार्जेस्ट मेंबर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। जिसमें मेंबरशिप सबसे ज़्यादा होगी उसको ट्रेड यूनियन माना जाएगा। मान लीजिए इंडस्ट्री में कोई एक कंपनी नहीं आती, इंडस्ट्री में बोलूँ कपड़ा उद्योग है, कपड़े की बहुत सारी कंपनी है और बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारी ट्रेड यूनियन बनी हुई हैं। उनमें सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन होगी जिसमें मेंबरशिप सबसे ज़्यादा है, तो उसको रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन माना जाएगा। इफ़ देयर आर, उसके बाद इफ देयर इज एन मल्टीपल यूनियंस, ओनली यूनियंस दैट टू कोड ऑफ डिसिप्लिन वुड बी रिकॉग्नाइज। बहुत सारी यूनियन है जिसके पास कोड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन है या फिर कोड ऑफ डिसिप्लिन है, तो वो कंपनी जो यूनियन में आती है। उसके बाद हमारे पास आता है वाई डू वर्कर ज्वाइन यूनियंस। यूनियन के अंदर वर्कर क्यों ज्वाइन करते हैं? सबसे पहले हम बोलेंगे बेटर वेजेस एंड बेनिफिट, हमें अच्छी सैलरी मिलते रहें, हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो, हमारे बेनिफिट जो हमें चाहिए वो मिलते रहे, इसलिए ट्रेड यूनियन लोग हम ज्वाइन करते हैं। उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्शन, कभी भी किसी लेबर के साथ कोई भेदभाव ना हो। किसी लेबर के साथ कोई मान लीजिए कोई डैमेजेस हो गए हैं या फिर कंपनी में झगड़े हो गए हैं, लेबर का नुकसान ना हो। अगर लेबर सही है तो उसको उसका बेनिफिट मिल सके, इसलिए लोग ट्रेड यूनियन एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं। इक्वलिटी, सब लोगों को सब एक जैसा समझा जाए, किसी के साथ कोई रंग के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, धर्म के हिसाब से कोई भेदभाव ना हो, इसलिए ट्रेड यूनियन ज्वाइन करते हैं वर्कर। हेल्थ एंड सेफ्टी, आपकी हेल्थ के लिए या फिर आपकी सोशल लाइफ के लिए जो सेफ्टी जरूरत है उसके लिए भी ट्रेड यूनियन अप्लाई की जाती है। मान लो ट्रेड यूनियन में होंगे तो ट्रेड यूनियन वाले आपको कंपनी में जो जो फैसिलिटीज लेबर की बनती हैं वो सब आपको दिलवाएंगे। फिर है सोलिडेरिटी का मतलब होगा कि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल नेटवर्क जो आजकल टाइम ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, लेबर को यहाँ पे सिर्फ इंडिया में नहीं है, सब जगह पे है, सब लेवल पे हमें एक जैसा समझा जाए। तो ऐसा ना हो कि आप लेबर हैं तो आप एक लेवल से आगे बढ़ ही नहीं सकते, आपका लेवल को सेटअप करने के लिए
जहाँ पर मर्जी चले जाएँ ऑल ओवर ग्लोब में, अगर आप किसी ट्रेड यूनियन में हैं तो आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। इसके लिए भी हम बोल रहे हैं कि हमें हर जगह पे जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल रही है वहाँ आगे भी मिलनी चाहिए, उसके लिए भी ट्रेड यूनियन लोग ज्वाइन करते हैं। फिर आता है रोल ऑफ ट्रेड यूनियन। रोल हमने पहले भी पीछे इसी टॉपिक में लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि बेनिफिट एडवांटेज ट्रेड यूनियन के, वही रोल भी इसमें आते हैं। ट्रेड यूनियन के रोल क्या होते हैं कि हमेशा लेबर के बेनिफिट के लिए काम करेंगी, लेबर के लिए जो भी हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज हैं या उनकी डेली लाइफ के लिए जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करेगी। कंपनी में पीसफुल वर्क के लिए भी काम करती हैं, बेटर रिलेशनशिप बनाने के लिए ट्रेड यूनियन काम करती हैं। ये सारे आप रोल में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन कितने प्रकार की होंगी? सबसे पहले बात करते हैं यूनियन ऑफ क्राफ्ट्स पीपल। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस हम पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द मेंबरशिप पढ़ रहे हैं। मेंबरशिप के अकॉर्डिंग कंपनी ट्रेड यूनियन कितने प्रकार की होंगी? सबसे पहले बात करते हैं क्राफ्ट्स पीपल, जिसको हम बोल सकते हैं क्राफ्ट यूनियन। ऐसी ट्रेड यूनियन जिसमें मोस्टली लोग क्राफ्ट रिलेटेड या फिर ट्रेडर्स रिलेटेड जो ऑक्यूपेशंस होंगे, हम देखते हैं क्राफ्ट वाले जो भी काम होते हैं उसमें जो लोग इंडस्ट्री में ऐसे में जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं क्राफ्ट रिलेटेड ट्रेड यूनियन। फिर आती है इंडस्ट्रियल यूनियन। इंडस्ट्रियल यूनियंस क्या होते हैं? जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो उसको हम इंडस्ट्री यूनियन बोल सकते हैं। मान लीजिए कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग में जितने भी ट्रेड यूनियन बनी हुई है उसको हम इंडस्ट्री यूनियन बोल सकते हैं। फिर आती है ट्रेड यूनियन, स्पेशली किसी काम एक काम के रिलेटेड कोई यूनियन बन जाती है। इंडस्ट्री की बात होगी, कपड़े के रिलेटेड जितने भी कंपनियां हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक के रिलेटेड जितनी भी कंपनियां वो इंडस्ट्री हो जाती है। स्पेशली एक ट्रेड के रिलेटेड, तो ये चीज़ का व्यापार करने के लिए कोई कंपनी किसी स्किलफुल पर्सन के लिए या फिर कोई स्किलफुल इंडस्ट्री उसमें कोई ट्रेड यूनियन बन जाए उसको हम बोलते हैं ट्रेड यूनियन। फिर आती है जनरल यूनियन। जनरल यूनियन का मतलब होता है कि वर्क क्लासिंग सॉलिडिटी। जितने मर्जी प्रकार के कोई भी टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हों, कोई अनटैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हों, सबको एक जैसे न्याय मिलने के लिए जब कोई यूनियन बनती है उसको हम बोलते हैं जनरल यूनियन। ब्लू कॉलर वर्क यूनियन। ब्लू कॉलर वर्कर यूनियन जो होती है वो सिर्फ मैनुअल लेबर के लिए होती है। अगर मैनुअल लेबर वालों की कोई यूनियन बनी हुई है तो उनके हमेशा जो भी कपड़े पहने होंगे उनके जो कॉलर होंगे वो ब्लू कलर के होंगे, वो यूनियन में मेंबर मान सकते हैं। एक यूनियन बनती है वाइट कॉलर। वो यूनियन होती है जो मोस्टली स्पेशल स्किल में काम करते हैं, जैसे हम बोलो कि डेस्क बेस का काम करते हैं, जैसे बैंक वगैरह में है कोई, या कोई डेस्क बेस पे स्पेशल टेबल पर बैठ के कोई बंदा आपके लिए काम कर रहे हैं, जैसे हम बोलो कोई जज वगैरह हो गए कोई यूनियन बनी हुई, या कोई लॉयर्स हो गए इनकी यूनियन बनी हुई, तो उनके जो कॉलर्स होंगे हमेशा देखेंगे तो वाइट कलर, कपड़े कुछ भी हों वाइट कलर की यूनियन में से बोल सकते हैं। इसके अलावा यूनियन हमारे पास है रिफॉर्मिस्ट यूनियन। रिफॉर्मिस्ट यूनियन जो है आगे दो प्रकार में बांटी गई हैं, बिजनेस और रेवोल्यूशनरी। बिजनेस यूनियंस होंगी, रिफॉर्मिस्ट होती है जो कंपनी को चलाने के लिए होती है। रिफॉर्म जैसे हम बोलेंगे बिजनेस यूनियंस, एक कंपनी में जो बिजनेस चल रहा है उसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए, बिजनेस को स्मूथ रनिंग चलाने के लिए यूनियन बनते हैं, उसको हम बिजनेस यूनियन बोलेंगे। एक होती है रेवोल्यूशनरी यूनियन। रेवोल्यूशनरी यूनियन होती है कंपनी में लाइक लॉकआउट हो गया, बाइकआउट हो गया, घेराव हो गया या काम स्टॉप हो गया, उस चीज़ को दोबारा से चलाने के लिए जो यूनियन बनती है उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरी यूनियन। इसके बाद हमारे पास यूनियन आती है अनार्किस्ट यूनियंस। अनार्किस्ट यूनियंस होती है जो कंपनी में प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम को वायलेंस से बचाने के लिए, मान लीजिए कंपनी में जो आज काम चल रहा है इसमें किसी प्रकार का कोई वायलेंस ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई भेदभाव ना हो, सबको अपना एक जैसा समझा जाए, इसके लिए यूनियन बनेगी, उसको हम अनार्किस्ट यूनियंस बोलते हैं। एक आती है प्रीडेटरी यूनियन। प्रीडेटरी यूनियन जो होती है कंपनी में बेनिफिट दोनों में देखेगी। बेनिफिट हम बोल सकते हैं कि वर्कर के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए। उसके अलावा एथिकल, लीगल और मॉरल कंसिडरेशन, जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके ऊपर सबकी सहमति बनवा सके, उसको हम यूनियन को बोलेंगे प्रीडेटरी यूनियंस। इसके अलावा और भी यूनियन आपके पास बनाई हैं, एक है गुरिल्ला यूनियन, एक है होल्ड अप यूनियन। गुरिल्ला यूनियन जो कंपनी में बनती है कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑफ जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव कराने के लिए यूनियन जो बनती है उसको हम गुरिल्ला यूनियन बोलेंगे। वो गुरिल्ला की तरह काम नहीं करते लेकिन वर्कर के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे और फॉलोअप करते रहेंगे कि कंपनी के फेवर में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस यूनियन को हम गुरिल्ला यूनियन बोलते हैं। एक यूनियन और है हमारे पास होल्ड अप यूनियन। होल्ड अप यूनियन मीन्स कंपनी में एथिकल अनएथिकल कंडीशंस को कोलैबोरेट करने के लिए, जो कंपनी में वर्कर के लिए फेवर में काम है या अनफेवर वाले काम है उनमें कोलैबोरेट कर मीन्स उनको आपस में मिलाकर कंप्लीट करवाने के लिए जो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं होल्ड अप यूनिट। जो कंपनी के होल्ड में रहती है, मीन्स कंपनी को पता होता है कि ये हमें काम कंप्लीट करवाना ही है लेकिन लेबर मान नहीं रही, तो उसमें कौन से बंदों को फाइंड किया जाए कि ये काम कंप्लीट करवा लिया जाए, उसको बोलते हैं होल्ड अप यूनियन। ये थे आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ यूनियन। एक दो और भी बताई हैं, पॉलिटिकल एसोसिएशन, एक है फ्रेंडली। पॉलिटिकल एसोसिएशन का मतलब है जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट एज ए पॉलिटिकल एक्टिविटी जब यूनियन बना देती है उसको पॉलिटिकल बोलेंगे। जब मान लीजिए गवर्नमेंट ने अपनी यूनियन बना दी मेंबर्स की तो पॉलिटिकल यूनियन हो जाएगी। एक होती है होल्ड फ्रेंडली, जो कंपनी वर्कर काम कर रहे हैं
अपलिफ्ट भी बोल सकते हैं उनको, खुद मिल के उनको लगता है कि हमें यूनियन बनानी है तो उसको हम अपलिफ्ट या फिर फ्रेंडली यूनियन भी बोल सकते हैं। ये था आपका टॉपिक ट्रेड यूनियन का जो हुआ खत्म। अगर कोई पॉइंट लगता है पूछने वाला तो उसमें से पूछ सकते हैं, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। एचआर डिपार्टमेंट इसके ऊपर भी स्पेशल काम करते हैं। हम एग्जांपल वर्ड में बोलें कि एवरी 20 सेकेंड, विद इन 1 मिनट, हो सकता है कि थ्रू आउट दी 1 आवर्स, कंपनियों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मरते हैं ड्यू टू दी एक्सीडेंट्स, ड्यू टू दी नेग्लिजेंस, ड्यू टू दी बैड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज, या फिर हम बोलें कि सेफ्टी रिलेटेड सर्विसेज कंपनी में प्रॉब्लम्स आती है। तो एचआर डिपार्टमेंट्स को इन प्रॉब्लम से भी डील करना पड़ता है। तो उनको लोग स्पेशल हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए, या फिर कंपनी में वेलफेयर के लिए, जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उनकी वेलफेयर के लिए उनको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं जो कंपनियों में सेफ्टी बेस पे काम करती हैं एम्प्लॉइज़ के। एचआर डिपार्टमेंट इसमें मेन काम करेगा। जब आप एचआर की बात करेंगे तो आपको इसके ऊपर स्पेशल ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कोई भी कंपनी विदाउट वर्कर्स नहीं चल सकती। तो वर्कर को अगर प्रॉपर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं आप, ये मतलब नहीं होता कि वर्कर बोलोगे आपको सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, पीएफ मिलेगा तो वर्कर काम करेंगे। उनको स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए होता है रिगार्डिंग सेफ्टी हेल्थ। कंपनी में जिस बंदे में जो आप काम करवा रहे हैं, जिस काम में प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों को मत रखिए जो प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। तो इसीलिए कंपनी इसमें काम करती है। आपके पास आ रहा है सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेस। कोई भी कंपनी सेफ्टी एंड हेल्थ का मतलब होगी, मान लीजिए कोई बंदा अभी कोई धुएँ वाला काम है, हम बोलें भी स्पेशली कोई धुएँ वाला काम है तो वहाँ पे लेडीज़ को काम करवाया जाए। जब कोई मोशन मशीन्स हैं वहाँ पे अडल्ट पर्सनस को रखा जाए। मोशन मशीन में तो ना भी आप कोई सीनियर सिटीजन पर्सन को रख दो, या इसकी एज अभी 50 के करीब हो गई, या उसको रख दो। मोशंस वाली मशीन्स क्या होती हैं, बहुत स्पीड में चलती हैं। बंदे का अभी तक हाथ उबारना है तो हाथ उठ जाता है, तो प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं कि सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्क प्लेस। इन्होंने लिखा भी है मेजर टू प्रमोट एम्प्लॉइज़ हेल्थ एंड वर्क प्लेस। अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉइज़ के हेल्थ वर्क प्लेस को मेजर करना तो आप किस तरह से देख सकते हैं, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का मतलब अगर बंदे को कंपनी में आप चेक कर लो कि किसी एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन ले लो कि उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, अगर उसके हिसाब से कहता भी हेल्दी लिविंग, ईटिंग वाइजली, एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस, स्मोकिंग सीसेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन वन ऑफ सेल्फ फ्रॉम वर्क प्लेस हैजर्ड्स, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज बंदे को हो तो उसको हम बोल सकते हैं कि उसकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है। हम एग्जांपल सबसे पहले बोलते हैं कि हेल्दी लिविंग। हेल्दी लिविंग मीन्स वो कंपनी में अच्छे तरीके से रह रहे हैं। ये नहीं होता कि वो 8 घंटे में उसको अंदर सो रहा है। प्रॉपर उसमें काम करने की जो उसको फैसिलिटीज़ चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ उसको मिल रही हैं। 8 घंटे में उसको खाने का टाइम भी मिल रहा है, चाय पानी पीने का टाइम भी मिल रहा है, प्लस जो सेफ्टी रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वो मिलेगा। उसके बाद इन्होंने कि ईटिंग वाइजली का मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी में जब मर्जी टाइम हो जब मर्जी खाने बैठ जाओ। एक टाइम प्रॉपर सेटअप मिला हो, इस टाइम पे आपको खाना है, ताकि आपको कंपनी में उनको पता होता है कि अगर बंदे 8 घंटे काम करने हैं तो उनको भी 4 घंटे के अंदर 4 घंटे के बाद काम एक बार खाना खिलवाना ज़रूरी है। तो उनको टाइम दो, अगर कंपनी मिल रहा है तो कंपनी में खिलाओ, खुद लेके आते हो खुद। थर्ड है एक्सरसाइज एंड फिजिकल फिटनेस। कंपनी में एक्सरसाइज एंड फिजिकल फिटनेस टाइमिंग उस हिसाब से सेटअप की जाती है। फिजिकल फिटनेस काम ही उस तरीके से कराया जाता है कि बंदे को ये कभी प्रॉब्लम ना हो कि वो बंदा बैठे बैठे बोर हो रहा है। जैसे आपको बोल रहे हैं कंपनी में बैठ के आपने गाने सुनने हैं या अपने एम्प्लॉइज़ को देखना है तो आप बोर हो जाएंगे। आपके काम ही उस हिसाब से सेटअप कर देते हैं, तो आपकी फिजिकल फिटनेस उसमें होती चली जाती है। एम्प्लॉइज़ को जो हम लेबर में काम करते हैं वो एक जगह बैठ के काम नहीं करते, उनको इधर उधर दौड़ना ही करते हैं। चाहे वो आप मैनेजमेंट में काम कर रहे हो कहीं भी, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी आपको करवाते हैं। मे भी आज के टाइम में तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जहाँ में गेम्स वगैरह भी स्टार्ट होती हैं, वो गेम्स वगैरह भी खिलाई जाती हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाने के लिए। उसके अलावा स्मोकिंग सीसेशन, स्मोकिंग को रोकने के लिए कंपनी में कोशिश करती है। लोगों का भी नहीं धूम्रपान कर सकते, जैसा कुछ बोलते हैं ना, वर्जित है, तो कंपनी में करने नहीं देते, रखेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, कोई भी एम्प्लॉय अगर कंपनी में आया है, किसी भी प्रकार का उसको स्ट्रेस हो रहा है, जॉब में उसकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। आपके साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर हो सकता है आपका वर्कलोड कम किया जाए, हो सकता है आपके वर्क को शेयर करवा दिया जाए, तो ये स्ट्रेस दूर करने का काम भी कंपनी में किया जाता है। उसके बाद प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम दी वर्क प्लेस हैजर्ड्स। कंपनी में जितने भी हैजर्ड्स जिसमें हमें लगता है काम करने में नुकसान हो सकता है बंदों को, जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला कि मोशन वाली मशीन्स के ऊपर हम नॉर्मल अडल्ट पर्सन को रखने वाले हैं, जो वुमेंस वर्क उनको ज़्यादातर कोई ऐसे धुएँ वाला कोई काम है तो वहाँ पर ना रखा जाए, जैसे दूसरे कोटिंग का काम जैसे होता है उसमें ना रखा जाए। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी में काम होते हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने रखते हैं। माइनर को नहीं रखना कंपनी में, 18 साल से कम है, तो अगर कोई एक्सीलेंट पर्सन भी है जिसकी उम्र 16 से 18 साल है उसको भी आप कंपनी में मत रखिए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अगर किसी कंपनी में आप दे रहे हो तो किसी भी कंपनी के वर्क प्लेस को आप मेजर कर सकते हो। वहाँ पे आपको पता होगा कि बंदा फिजिकल
प्लस हेल्थ बेस पे दोनों तरीके से फिट है। फिजिकली उसको जो फैसिलिटी चाहिए वो चाहिए, दिमागी तौर पे जो उसका स्ट्रेस था वो अगर आप दूर करते हो तो उसकी मेंटली हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है। बहुत सारे लोग कंपनियों में रह के ही स्ट्रेस में आ जाते हैं। मुझे सुबह आने के बाद वाला होता है कि आज ये भी काम करना है। मोस्टली स्ट्रेस में कौन से पर्सन रहते हैं? जो सेल्स जाता है, जिनका डेली बेस पे टारगेट होता है, उनको सुबह उठने से पहले ही कॉल आ जाती है। अभी कई बार आंखें भी नहीं खुली तो कॉल आ जाएंगी, भाई आपका ये काम है, टारगेट देंगे। तो वो स्ट्रेस को मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? बहुत सारी कंपनी अगर सुबह टारगेट आपको दे रहे हैं तो शाम को उस चीज़ का इंजॉयमेंट भी आपको करवाना है। आपको कोई ना कोई बेनिफिट दिखा देंगे या कोई ना कोई चीज़ दिखाएंगे ताकि आपके ऊपर स्ट्रेस ना रहे। लेकिन कहीं जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होती है। एम्प्लॉय सेफ्टी एट वर्क प्लेस। एम्प्लॉयज़ सेफ्टी एंड वर्क प्लेस कंपनी के में एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के रिगार्डिंग देखना हो तो क्या चीज़ देख सकते हैं? स्लिपिंग एंड फॉलिंग हैजर्ड्स। कोई ऐसी मशीनें जिसमें नुकसान होने का डर है। फॉलिंग हैजर्ड मीन्स हम बोलेंगे मशीन बहुत स्पीड से चलती हैं, वहाँ पे सोने का कोई काम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे एम्प्लॉय जैसे अभी चलते चलते जैसे बोलते हैं ड्राइवर्स हो जाते हैं, कई बार कंपनियों में भी ऐसा होता है। एम्प्लॉयज़ उन एम्प्लॉयज़ को रखिए कि जो लोग एक तो मेंटली फिट हों, उनको लगे कि हेल्थ रिलेटेड उनको कोई इशू नहीं है, प्लस वो अडल्ट पर्सन हो तो उनका बेनिफिट आप ज़्यादा हो सकता है। दूसरा क्वेल्जन एंड ऑब्स्ट्रक्शन हैजर्ड्स। क्वेल्जन हम ऐसे बोलते हैं जो कोई केमिकल वगैरह हो गए, जो कोई ऐसे फर्नीचर हो गए जिनके लिए हमें प्रॉपर स्पेस की जरूरत है, तो वो चीज़ भी आपने मान लो कोई मशीन हमने कंपनी में रखा है, उसके लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए, बंदे के पास खड़े होने की जगह नहीं, तो बंदे में ये चीज़ होनी चाहिए। ये भी आपको हैजर्ड से नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे हम बोले कि प्रॉपर कोई बंदा कंपनी में काम कर रहा है उसको फर्नीचर चाहिए, किसी बंदे का काम बैठ के करने वाला है तो बैठ के करने के लिए उसको स्पेशल चेयर वगैरह उसके ऊपर टेबल होनी चाहिए, आपको खड़े होकर काम करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये भी हैजर्ड से कंपनी में नुकसान करने के लिए। उसके बाद इक्विपमेंट्स हैजर्ड्स। इक्विपमेंट हैजर्ड का मतलब जैसे हम बोले कि मूविंग पार्ट्स, वायरिंग, स्विच पार्ट्स, एजिस, मेटल इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, ये कंपनी एम्प्लॉयज़ को नुकसान पहुंचा सकती है। इनका भी प्रॉपर एडजस्टमेंट होना चाहिए। तार आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप बीच बिछा दोगे ज़मीन पर और एम्प्लॉयज़ उसको ऊपर से चलते रहेंगे, क्योंकि लगातार चलेंगे तो कहीं ना कहीं तार छिल जाएगी और नुकसान हो सकता है। तो उसका प्रॉपर सेटलमेंट होना चाहिए। हैजर्ड फ्रॉम द फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमें लगता है कि कोई चीज़ें घिर के कंपनी में बहुत सारे सामान पड़े होते हैं, बाकी दावे कभी भी कोई चीज़ एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, गिर के तो किसी के ऊपर गिर गई तो नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए भी कहता है कंपनी में प्रॉपर कहता है कैबिनेट्स, लॉकर्स, शेल्फ्स अगर प्रॉपर नहीं है तो उनको प्रॉपर बनाया जाए ताकि सामान को रख दें। मैं बोलूँ बॉक्स के ऊपर बॉक्स चढ़ा के रख दो, कभी ना कभी कोई बॉक्स एक भी आपने भारी किसी के ऊपर रख दिया हल्के बॉक्स के ऊपर तो उसकी तो लेके नीचे आएगा। उसके लिए प्रॉपर शेल्फ्स वगैरह कंपनी में मेंटेन होने चाहिए। फायर हैजर्ड्स। कंपनी में पता है कि आग लगने के डर होते हैं, तो उसके लिए स्पेशल जो हम कहते हैं गैस बुझाने वाले सिलेंडर्स, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग देना जरूरी है। सिलेंडर तो मोस्टली कंपनी में लगे होंगे, मे भी सेंटर में भी लगा हुआ है, उसको चलाना किसी को कैसे है उसको बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि पंप दबाव चल जाएगा, पहले तो उसका लॉक ही नहीं खोलना था किसी बंदों को, तो लॉक कैसे खोलना है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कंपनी में देनी जरूरी है। फिर है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ। कंपनी में इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए वर्कमैन कंपनसेशन कुछ दिया। सबसे पहले मुआवजा। अगर मान लीजिए कंपनी में कोई पर्सन काम कर रहा है, इनवैलिडिटी हम बोले किसी पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर किसी पर्सन की इंजरी हो जाती है, अगर कोई बंदा इंजरी में जाता है तो कहता है उसको 500 रुपये पर मंथ कम से कम तो कंपनी दे। ये कंपनी में जिम्मेवारी बनती है। डिपेंडेंट्स जो उसके, अगर उसमें मान लो किसी बंदे की एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट को जो मुआवजा कंपनी को लगता है कि इतने टाइम हमें देना चाहिए, प्लस उसका फ्यूनरल बेनिफिट्स। वैसे तो इसके ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन का पूरा टॉपिक बना हुआ है। मैं सिंपल से मान लो कंपनी में कोई बंदे की प्रॉपर हम बोले कि डिसेबलमेंट हो जाती है, जिसको परमानेंट डिसेबलमेंट बोलते हैं, कंपनी उसको 60% ऑफ सैलरी देती रहती है जब तक उसकी डिसेबलमेंट सही होती है। किसी बंदे की टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट होती है उसको 40% सैलरी होती है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसको सैलरी मिलेगी। अगर बाई द वे किसी बंदे की डेथ हो जाती है, डेथ में कंपनी डिसाइड करती है कि उसको उसकी सैलरी कितने टोटल अमाउंट होगी वो डिसाइड होती है, प्लस उसका फ्यूनरल बेनिफिट उसको चलाने के लिए जो बेनिफिट है उस सब कुछ कंपनी को पे करना पड़ता है। फिर आती है हेल्थ बेनिफिट। हेल्थ बेनिफिट में जैसे बोलो सिकनेस बेनिफिट। सिकनेस बेनिफिट का मतलब मान लो कंपनी में कोई बंदा बीमार हो जाता है, सिकनेस बेनिफिट आपको 56 डेज तक का मिल सकता है इन ए ईयर। मान लो पूरे साल में आपको कोई बीमारी ऐसी है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो 56 दिन लगातार भी अगर कोई बंदा बीमार रहता है तो कंपनी उसको उसकी सैलरी प्रोवाइड करेगी, कंपनी की जिम्मेदारी होती है। मैटरनिटी बेनिफिट। मान लीजिए कोई वुमेन्स अगर कंपनी में काम कर रही है जिसके बेबी होने वाला है तो उनको 12 हफ्ते की छुट्टी होती है। मैटरनिटी टाइम से 6 हफ्ते पहले 6 हफ्ते बाद, तो कंपनी में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सैलरी उनको मिलती है, कंपनी उनकी सैलरी वगैरह नहीं काटती। डिसेबलमेंट बेनिफिट। किसी बंदे को टेम्परेरी या फिर टोटल या फिर पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाती है, वो मैंने आपको पहले बोला सैलरी का रेशियो डिसाइड करते हैं 40% 60% उसके अकॉर्डिंग। डिपेंडेंट बेनिफिट। मान लो कोई कंपनी में पर्सन डिपेंडेंट होता है, जैसे मान लो कि बंदे को टोटल डिसेबलमेंट हो गई तो कंपनी में काम नहीं कर सकता,
जो भी उसके डिपेंडेंट होंगे उनको कंपनी में जॉब भी दे सकते हैं, या फिर उनको जो भी इंजरी के अकॉर्डिंग जो उनकी सैलरीज बनती हैं उनको प्रोवाइड की जा सकती हैं। मेडिकल बेनिफिट, कोई भी पर्सन कंपनी की स्पेशल हॉस्पिटल्स जैसे कंपनी में होते हैं, छोटे छोटे डिस्पेंसरी कंपनी में हर एक में खुली होती हैं, जो अच्छी कंपनी होगी, स्पेशल एक डॉक्टर भी उन्होंने रखा होता है इमरजेंसी बेस के लिए, कोई रिक्वायरमेंट है फर्स्ट एड बॉक्स सर्विस कंपनी में होनी चाहिए। बाई द वे कंपनी में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, बाई द वे कोई एक्सीडेंट हो जाए, नेग्लिजेंस बेस हो जाए, तो कंपनी सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का खर्चा नहीं उठाती है। जैसे कोई मेजर एक्सीडेंट है चाहे माइनर एक्सीडेंट है, तो सारी सर्विसेज कंपनी को भी देनी होती है। फिर आती है हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम करेंगे उनकी हेल्थ रिलेटेड क्या काम बोल रहे हैं उन्होंने, सबसे पहले प्रमोट मेंटेन दी हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल सोशल मेंटल वेल बीइंग ऑफ द वर्कर्स। कंपनी में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं फिजिकल बेस पे, सोशल लाइफ बेस पे, मेंटल बेस पे प्रॉपर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वो चीज़ मेंटेन करना जरूरी है। बंदे को ये ना हो कि उसको स्ट्रेस हो रहा है कंपनी में काम करने, उसको दिक्कत हो रही है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी क्वालिटी वर्क, कंपनी में जब भी काम करना तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव तो करो, लेकिन साथ में क्वालिटी भी इंप्रूव करो। क्वालिटी ना हो प्रोडक्ट बनाते चलो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। रिड्यूस एक्सीडेंट इंजरी एब्सेंस लेबर टर्नओवर, सबसे पहले तो जरूरी है कंपनी में लेबर टर्नओवर को रोका जाए। अगर लेबर टर्नओवर रुक जाएगी, मतलब लेबर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना छोड़ देगी, तो ऑटोमोटिव पे एक्सीडेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्किलफुल पर्सन जब कंपनी में काम करते रहेंगे तो एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। अगर लेबर टर्नओवर होता चला जाएगा कंपनी में, एम्प्लॉयज बार बार छोड़ के जाते चले जाएंगे, तो नए नए बंदे आएंगे, काम सीखेंगे और एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। इसलिए कम करना जरूरी है। प्रोटेक्ट वर्कर अगेंस्ट एनी हेल्थ हैजर्ड अराइजिंग आउट ऑफ वर्किंग कंडीशन, काम करते समय हमें पता है कि इस कंपनी में तो काम ऐसे भी होते हैं जिनको करने के टाइम पे नुकसान हो सकती है। जैसे कि मैं बोलूँगा केमिकल वाली कंपनी है, जैसे लोहे के प्लांट है, उसमें जब भी कोई लोहा आता है उसको सबसे पहले तेजाब में भी होता है ताकि लोहा ख़राब ना हो, फिर उसमें उसको सेटअप होता है। अभी तेजाब में जिन लोगों को काम करना उसको स्पेशल ड्रेसेस, ग्लव्स, शूज़, फेस मास्क, हेलमेट्स प्रोवाइड करना जरूरी है। कंपनी बोले भी आप अपने हाथों से कर लो, वहाँ पे सब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी जो हैजर्ड्स वाले नुकसान वाले काम हैं उसमें उन सब लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ये कंपनी की जिम्मेवारी है। लीगल प्रोविज़न रिगार्डिंग हेल्थ, कुछ एज पर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी कुछ लीगल प्रोविजंस बनी हुई है हेल्थ रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ के लिए। अपने कंपनी में होना चाहिए सबसे पहले क्लीननेस, जितनी भी कंपनीज बनी हुई हैं उसमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना ये कंपनी की जिम्मेवारी है। हम देखते हैं जब किसी भी कंपनी में चले जाए, अगर 3 शिफ्टों में काम चल रहा है तो तीनों शिफ्टों में सफाई वाले कर्मचारी भी आपके पास अवेलेबल होंगे, सभी शिफ्ट में वो झाड़ू पोछा जरूर लगाते चले जाएँ। वेस्ट का मतलब कि मान लो जितना भी डिस्पोजेबल हो गया, जब मान लो वेस्ट से निकल रहा है उसके लिए स्पेशल कंपनी में एक जगह पे कोई प्लेस बनी होती है जहाँ पर वो चीज़ फेंक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सामान जहाँ मर्जी आप फेंकते चले जाओ, जहाँ मर्जी आप फेंक दो, नहीं होना चाहिए। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, कंपनी में जब भी आप काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा सकती है, वहाँ पर टेम्परेचर को एडजस्ट करवाना ये कंपनी की जिम्मेवारी होती है। मोस्टली कंपनी में गर्मी होती है, लेकिन आप देखते हैं जब प्लांट बनते हैं उनके ऊपर एक वो बनता है पंखे टाइप बन जाते हैं, हम बोलते हैं पंखा कोई चलता रहता है, वो आपका टेम्परेचर को सेटअप करने के लिए। अगर धुआं बन रहा है तो धुआं फटाफट बाहर निकलता चला जाए ताकि एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम ना हो। डस्ट एंड फ्यूम, कंपनी में अगर हमें लगता है कि डस्ट एंड गैस फ्यूम जैसे गैसेज वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है तो उनको भी मेंटेन करना, जो धूम्रपान हो रहा है या फिर जब कोई धुआं वगैरह निकल रहा है इनको एडजस्ट करना ये कंपनी की जिम्मेवारी है। आर्टिफिशियल ह्यूमिडेशन, अगर कोई टेक्सटाइल कंपनी जैसे एग्जाम्पल बोला हो कि टेक्सटाइल या फिर सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि ह्यूमिडेशन लेवल, जो गर्मी जो ऑटोमोबाइल बन जाती है, कपड़ा बनेगा तो गर्मी ज़्यादा होने वाली है। प्लस मान लीजिए जब कोई सिगरेट वगैरह बने तो वहाँ पे ह्यूमिडेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो आपको इसको एडजस्टमेंट करने के लिए एसी वगैरह होना चाहिए, कूलर वगैरह होना चाहिए, तो कंपनी में एडजस्टमेंट पहले से ही होनी चाहिए। ओवर क्राउडिंग, कोशिश की जाए कि कंपनी में ओवर क्राउडिंग ना हो, जितनी आपकी जगह नहीं उससे ज़्यादा बंदे बुला लो। एक अपनी मशीन लिखे एग्जाम्पल लिखता है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 14.2 क्यूबिक मीटर ऑफ स्पेस ऑफ एवरी वर्कर, जो भी कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं कम से कम 14 मीटर की जो दूरी है उनके बीच में होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं पहले बात 2 गज की दूरी होनी चाहिए, तो कोरोना टाइम में उसमें बोलते कि वर्कर काम कर रहे हैं तो अगर वो खड़े हैं तो 14 मीटर आप देख सकते हैं इंची टेप से आप क्या आता है 1 फुट लगभग 1.25 फुट बोल सकते हैं कि उतनी दूरी सबके बीच में होनी चाहिए। उसके बाद लाइटिंग, कंपनी में प्रॉपर लाइटिंग होना जरूरी है। अगर लाइटिंग नहीं होगी आप इसमें तो अंधेरों में काम नहीं करा सकते, मे भी फैन से ज़्यादा हो सकते हैं। फिर प्रॉपर लाइटिंग, फैन सब कुछ अवेलेबल चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर, ये भी ड्रिंकिंग वाटर जितनी आपके पास कंपनी में डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पानी पीने के लिए आपको पहले बार गेट के पास जाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे जितने जितने डिपार्टमेंट है वहाँ पे सबके पास स्पेशल वाटर कूलर होना चाहिए जहाँ पे आप पानी पिला सकते। नहीं है तो आप वाटर कूलर की व्यवस्था करते हैं कि सभी डिपार्टमेंट में रखे रहें ताकि एम्प्लॉयज़ को पानी मिलता सके। लैट्रिन एंड यूरिनल्स, अगर मान लीजिए आपको वॉशरूम वगैरह की जरूरत है तो वो भी सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग बने चाहिए।
एक डिपार्टमेंट वाले अलग अलग जगह जाएँ, ऐसा नहीं हो ऑफिस के अलग हो, जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं प्रोडक्शन के अलग हो, पैकिंग वाला उनके अलग हो, सबका अलग अलग होना चाहिए ताकि कभी कोई बंदों को प्रॉब्लम ना हो। स्पिटॉन्स अगर किन बंदों को थूकने की आदत है तो उसके लिए स्पेशल जो बॉक्स लगे होने चाहिए, बंदे वहीं पर जाकर थूक सकते हैं, ऐसा नहीं चलते फिरते कहीं पर भी चलते थूकते चले जाओ, कंपनी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इससे सब एम्प्लॉइज़ को और को प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अभी सेफ्टी इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट, कंपनी में जब भी सेफ्टी की बात की जाएगी तो एक स्पेशल सेफ्टी मैनेजमेंट काम करती है कंपनी में। इसके लिए अगर कमेटी बन जाएगी, कुछ ना कुछ पर्सन्स कंपनी में काम करने इसके लिए सबसे क्या क्या काम करेंगे, तो सेफ्टी की पॉलिसी बनाई जाएगी। जैसे कंपनी में आप चले जाए, किसी भी कंपनी में 5S की पॉलिसी बनी होती है, मे बी स्पेशल बोर्ड लगा होता है 5S जिसके अभी मेरे को नाम माइंड में नहीं है, सनीचीज स्पीसीज ऐसे कुछ नाम है, उन नाम भी बहुत अजीब से हैं, लेकिन उनका मीनिंग ये होता है कि थूकना मना है, क्लीनिंग होनी चाहिए, झाड़ू पोछा प्रॉपर होना चाहिए, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे सेफ्टी के रिगार्डिंग आपको जो इक्विपमेंट्स हो पहनने जरूरी है, जो 5 रूल होते हैं 5 वो मेंटेन सभी कंपनी में होना चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, अगर कंपनी में सेफ्टी मैनेजमेंट को सेटअप करना तो टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट होना जरूरी है। अच्छी कंपनी में स्पेशली एक सेफ्टी ऑफिसर को रखा जाता है, वो पूरा दिन कंपनी में कुछ नहीं करता, सिर्फ घूमता है कंपनी में, एम्प्लॉइज़ को चेक करता रहता है कि जो सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड किए गए हैं जो बंदे पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे तो उनके खिलाफ कोई ना कोई जो जुर्माना बनता है कंपनी पे, या उनको कंपनी से हटाने तक का काम भी कर सकते हैं। ये काम तब पॉसिबल है अगर टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट करे। अभी टॉप मैनेजमेंट बोले कि ये तो हमारा बेस्ट एम्प्लॉई है, आप इसको लेके आ गए, इसने नहीं पहने तो कोई बात नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सभी एम्प्लॉइज़ को एक जैसा समझ के सेफ्टी के रिगार्डिंग काम करवाना जरूरी है। सेफ्टी डिसिप्लिन मोटिवेशन, हमेशा मोटिवेट करते रहिए सेफ्टी के लिए, ऐसा डिसिप्लिन कंपनी बनाइए। मोस्टली कई बार तो ऐसा होता है अच्छी कंपनी में सेफ्टी रिगार्डिंग कोई कंपटीशन भी रख दिए जाते हैं कि अगर आपको सेफ्टी में काम करना है तो आप कुछ कोई कविता बनाइए, कोई ऐसे लिखिए, या कोई रोल वगैरह करके दिखा सकते हैं। कोई आप बोले कि हमें ऐसा लगता है कि हम ड्रामा कर पेश करके दिखा सकते हैं, तो वो भी कंपनी में करवाई जाती है सेफ्टी के रिगार्डिंग। सेफ्टी इंजीनियरिंग, सेफ्टी का मतलब ये नहीं कि अपने मैनेजमेंट में किसी पर्सन के लिए सेफ्टी का काम करेगा, उस बंदे के पास सेफ्टी रिगार्डिंग इंजीनियरिंग भी होनी चाहिए, मीन्स उसके पास डिग्री होनी चाहिए उसकी, वो बंदा सेफ्टी मैनेजमेंट में आ सकता है। जैसे बोले कि कोई सिलेंडर में आग लग जाए तो उसको कैसे बुझा सकते हैं, आप लोग क्या करेंगे, पानी डालेंगे, ये कुछ करेंगे, ऐसे तो आग बुझाने वाली है नहीं। तो सेफ्टी में आग को कैसे बुझाई जाती है बंदा बताने वाला भी होना चाहिए, कि आपको इस तरह से ये काम करने चाहिए। सेफ्टी ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन, सेफ्टी रिगार्डिंग लगातार बातचीत कंपनी में होती रहनी चाहिए, किसी बंदे को भी प्रॉब्लम से आपको पहले ही क्लियर बता देते। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च, जब भी कोई कंपनी में एक्सीडेंट होगा उसकी रिसर्च होना जरूरी है, क्यों एक्सीडेंट हुआ, रीजन्स क्या थे, ताकि फर्दर वो चीज़ ना हो सके। इवेल्यूशन ऑफ सेफ्टी एफर्ट, खुद के एफर्ट बंदों में जनरेट होंगे सेफ्टी रिगार्डिंग, ये कंपनी में कोशिश की जाए, ऐसा माहौल बनाया जाए। गवर्नमेंट सपोर्ट, ऑलवेज सेफ्टी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी भी जरूरी है, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम करे, ये कंपनी में सेफ्टी मैनेजमेंट का काम तो करें। लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग सेफ्टी, सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ लीगल प्रोविजन ही है गवर्नमेंट ने बोला। सबसे पहले फेंसिंग ऑफ मशीनरी, कोई ऐसी मशीनरी जो कंपनी में डेंजरस तरीके से काम करती है उसको कहता प्रॉपर ध्यान में रखना जरूरी है। आप उन मशीन्स को अलग रखोगे जिसमें फेंसिंग का काम मोस्टली बोल सकते हैं कि जैसे बोला कि डेंजरस पार्ट्स ऑफ एनी मशीन शैल बी सिक्योरली फेंस्ड, जो डेंजरस पार्ट्स होते हैं उसमें लगता है नुकसान हो सकता है। जो कोई मशीन ऐसी है जिससे चलने से काफ़ी ह्यूमिडेशन हो रही है, जब वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मशीन को इस जगह ऐसी जगह पर सेटअप किया जाता है ताकि और कोई इसको प्रॉब्लम ना हो। वर्कर और नियर मशीन मोशंस, जितनी भी मोशंस वाली कंपनी है, कौन कौन पर्सन उसमें काम कर सकते हैं। मोशन वाली कंपनी मैंने पहले बोला कि अडल्ट पर्सन को रखा जाए, आप सीनियर सिटीजन जिनकी ओल्ड एज होगी उनको नहीं रख सकते। एम्प्लॉय ऑफ यंग पर्सन, कोशिश की जाए कि कंपनियों में जितने भी प्रिकॉशंस वाले काम है वहाँ पे यंग पर्सन को रखा जाए। प्रिकॉशन वाले काम में आप नॉर्मल पर्सन को नहीं रख सकते, प्रॉब्लम्स कभी जनरेट हो सकती है। स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस ऑफ कटिंग ऑफ पावर्स, कोई ऐसी कंपनी जो गियर से चलती हैं या कटिंग पावर से चलती हैं, जिनसे कटने का डर है, उनके में कोशिश की जाए कि यंग पर्सन को ही हायर किया जाए, वुमेन को भी उसमें हायर ना किया जाए। सेल्फ एक्टिंग मशीन, अगर कोई मशीन सेल्फ एक्टिंग है तो उन मशीन के ऊपर उन पर्सन को रखा जाए जिनको उनकी नॉलेज है। सेल्फ एक्टिंग समझ, तो एक बार मशीन का बटन चला दिया, कब बंद करना है कब रोकना है, तो उसकी नॉलेज जिस पर्सन को, जैसे हम बोलते हैं आजकल के टाइम में चलती हैं कौन सी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, मेरे को CNC मशीन्स वगैरह, ये सेल्फ एक्टिंग होती हैं। आपको सिर्फ उसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग सेटअप कर रही होती है। जिन बंदों को प्रोग्रामिंग की नॉलेज है उन बंदों को रखो, आप ऐसे नहीं किसी बंदे को बोलोगे तो भी मशीन चला ले। केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, मान लो कंपनी में कोई न्यू मशीनरी आ रही है तो उसकी प्रॉपर पहले ट्रेनिंग, जो भी उसमें डेंजरस काम हो सकता है उसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर, अगर कंपनी में कॉटन ओपनर का काम चल रहा है, जहाँ पे कॉटन्स का काम चल रहा है, कॉटन का मतलब जैसे कपड़ा वगैरह बनती है, तो वहाँ पे वुमेन्स चिल्ड्रन को रखना मना है उस कंपनी में।
उनमें तो उनको आप नहीं रख सकते, क्योंकि अगर जो कॉटन्स होती है अगर धुआं बंदे के नाकों में नाक वगैरह में चल जाए तो प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। उसके बाद होस्ट एंड लिफ्ट्स, अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई मटेरियल इधर से उधर पहुंचाने का काम है, लिफ्ट वगैरह यूज हो रही है, कौन बंदे लिफ्ट को चला सकते हैं, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई बंदा चलाएगा। रिवॉल्विंग मशीनरी में कुछ काम ऐसे ही होते हैं जैसे कि घुमा फिरा के इकट्ठा करने का, जैसे बोलें कि व्हील बन रहे हैं कंपनी में, टायर बन रहे हैं, तो रिवॉल्विंग मशीनरी होगी तो ट्यूब जो है इकट्ठी करेगी मशीन, तो वहाँ पर भी किन बंदों को रखना है, वो जो बंदा प्रॉपर स्पीड में काम कर सकता है, जिसको बंदा पता है उठा के सामान इधर करना है, तो मैं भी शायद आप अभी मशीन देखूँगी न्यूज़ में आता है कि बाहर के कंपनी में क्या लोहे प्लांट में इधर से गर्म उठाना है, उधर उठा के दूसरी जगह फेंकना है, बंदा कौन कर सकता है, जो स्पीड में आएगा उसको पकड़ के इधर कर सकता है, अदरवाइज तो आप बोलेंगे नॉर्मल 2 पीस उठा के थक जाए तो मतलब आप नहीं रख सकते, ये भी चीज़ ध्यान रखना जरूरी होगा। प्रेशर प्लांट, अगर किसी कंपनी में प्रेशर का काम चलता है, प्रेशर का काम तो प्रेशर प्लांट मीन्स कोई चीज़ें प्रेशर में चलती हैं, बहुत ज़्यादा धमाका होने के चांसेस ज़्यादा होती है, तो उसमें टाइमिंग बेस पे काम करना जरूरी होता है, तो वो काम भी आपको ध्यान में रखना जरूरी होगा। अब इसी ये टॉपिक खत्म करते हैं, बाकी कल ही करते हैं। उसके बाद डेंजर ऑफ फ्यूम्स एंड गैसेस, अगर आपकी कंपनी में कोई गैस फ्यूम्स ऐसे काम चल रहे हैं जो सेहत के लिए हानिकारक हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना होगा, जो बंदा हेल्थ रिलेटेड फिट होगा उसको रखना है। जैसे मान लीजिए किसी बंदे को पहले ही बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, आप उनको ऐसे काम में नहीं रख सकते, उनका कंपनी में पहले मेडिकल होगा, फिर उनको आप कंपनी में रख सकते हैं। उसके बाद पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल लाइट्स, मान लो कंपनी में जो इलेक्ट्रिकल लाइट्स वगैरह होंगी उनके ऊपर भी हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। बहुत सारी कंपनी में जैसे लाइटिंग का काम चलता है, मान लो बल्ब वगैरह बन रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक से सामान बन रहा है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम जनरेट हो सकते हैं, तो उन बंदों को रखिए जिनको उसकी नॉलेज है। प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर, सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग मशीनरी, सेफ्टी ऑफिसर, कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर होने जरूरी हैं। अगर कंपनी में आग लग जाए तो उसमें आपके प्रिकॉशंस क्या हैं, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी डोर्स होने चाहिए कंपनी में। अगर किसी कंपनी में इमरजेंसी डोर्स नहीं है, मोस्टली प्रोडक्शन में होता है गेट बंद ही होते हैं, कंपनी में काम चलता है, तो इमरजेंसी डोर्स जो होते हैं सबको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको निकलना है इमरजेंसी में से कैसे निकलना है, बेल्स वगैरह लगी होनी चाहिए। अगर भाई मतलब आग लगे, एक डिपार्टमेंट में आग लगी है तो दूसरे डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए वहाँ पर कोई बैल होनी चाहिए, ताकि बंदा बैल में जाए तो सभी डिपार्टमेंट को पता लगे, प्रॉब्लम वहाँ से निकल जाए। कैसे निकलना है, ऐसा नहीं है कि छत के ऊपर आपने गेट लगाया हो छत से कूद जाओ, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। लिफ्ट उस टाइम पे बंद हो जाना चाहिए, अगर आग लगी बंदा लिफ्ट में जा रहा है तो प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है, तो वो भी सब कुछ हो जाना चाहिए। ये थे आपकी कंपनी में सेफ्टी रिगार्डिंग टॉपिक, बाकी जो इस टॉपिक में बचा उसको हम लोग कल करते हैं।